सो वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और इनका क्या रेलेवेंस था प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट टू टॉपिक्स, यहाँ पे हम लोगों ने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड जो था वो हमारा 3000 से लेके 1900 BC तक हमारे को देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो सबसे पहला आता है क्रॉप्स। क्रॉप्स में मैंने ऑलरेडी बताया था कि व्हीट और बार्ले के एंशियंट एंसेस्टर वाइल्ड फॉर्म्स उगाए जाते थे। तो यहाँ पे कहाँ उगाए जाते थे ये वाइल्ड फॉर्म्स? ये फर्टाइल एरियाज में, जो कि रिवर के पास होते थे ना, उन एरियाज में जाके उगाते थे। जहाँ पे वाटर रिसोर्स होगा वहीं पे तो आप खेती कर पाओगे, है ना। तो वहीं पर खेती हो पाती थी, है ना। यहाँ पे टूल्स जैसे कि फावड़ा, प्लो जिन्हें बोलते हैं, सिकल्स, है ना, दरांती वगैरह, इन सब का यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहनजोदारो का एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि अभी प्रेजेंट कहाँ पर है? हमारा सिंध पाकिस्तान के अंदर है ये हमारा। यहाँ पर हमें प्लो के मार्क्स पाए गए, जिसका इंडिकेशन है कि वहां पे ये जो हमारे फावड़े हैं वो यूज करे जाते थे। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें इनोवेशन की, तो आप देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन के अगर पिक्चर्स, तो वहां पे बेसिकली इतने ड्रेनेज, इतने कैनाल सिस्टम आपको इतना तो अभी प्रेजेंट डे में भी नहीं देखने को मिलेगा। इतना अच्छी तरीके से उन्होंने बना रखा था उस समय पे। तो अभी प्रेजेंट डे पे जो है हमारे कई लोग इनसे प्रभावित भी हो सकते हैं कि कैनाल्स कैसे बनते हैं, राइट। तो इनसे प्रभावित होकर हम लोग सीख सकते हैं कैसे इतना प्रॉपर ड्रेनेज करा जा सकता है विदाउट सो मच मनी ऑल्सो, है ना। तो वहां पे बिल्ड करे गए कैनाल्स टू ब्रिंग द वाटर टू द फील्ड्स, और यहाँ पे फार्मिंग को इतना एफिशिएंटली करा जाता था, विच वॉज जस्ट ब्यूटिफुल टू सी, है ना। एट पोर्ट्स लाइक लोथल, लोथल कहाँ पर है? हमारा गुजरात के अंदर है लोथल। आप जाके देख भी सकते हैं, गुजरात के अंदर लोथल आता है, जहां पर हमारी अदर सिविलाइजेशंस आके कॉटन एक्सचेंज, कॉटन ट्रेडिंग का वो एक बहुत अच्छा पोर्ट था। यहाँ पे आके कॉटन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मशहूर थी। सिविलाइजेशन, अदर सिविलाइजेशन आती थी हमारे यहाँ पर, ताकि वो कॉटन के टेक्सटाइल के क्लोथ्स ले सकें टेक्सटाइल में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मशहूर था लोथल का। तो इंडस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर के आसपास हमारी खेती हो रही है, खेती में प्लो का यूज हो रहा है, कॉटन की हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। सो इट इज जस्ट फैसिनेटिंग टू जस्ट सी कि कितना सिविलाइज था वो सोसाइटी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सेकंड पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग देखते हैं कैसे होती थी उधर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क्स कैसे थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमें देखने को मिलता है नेटवर्क्स तो बहुत ही शानदार थे उस समय हमारे, जैसे मीजोपोटामिया रीजन्स के, जो कि इराक में पड़ता है हमारा, उससे बड़े अच्छे थे। एक्सटेंसिव ट्रेडिंग होती थी उस समय, कॉटन की खासकर। और ये हमें कैसे पता चला? हमें सील्स मिली मेसोपोटामिया से, जो कि दिखाती है कि वहां के ट्रेडर्स यहाँ आते थे लोथल रीजन में। लोथल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर है हमारा, गुजरात के अंदर है। वहां से आते थे हमारे लोथल गुजरात में फॉर द पर्पस ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए आते थे। दूसरा आता है हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स, जैसे कि मोहनजोदारो जैसी सिटीज जो थी, इनके बड़े बड़े गोदाम होते थे, स्टोरेज प्लेसेस होते थे, जहाँ पे ये अपने सामान को रखते थे। हम यहाँ पर यूज करते थे वेट्स, जिसे हम बाट भी बोलते हैं। आप लोगों ने बाट देखे होंगे, हम लोग यूज करते हैं तराजू में जब तोलते हैं, तो एक तरफ वो पत्थर से रखे रहते हैं, 1 kg का होता है, 2.5 का होता है। सो ऐसे ही वहां पे भी हमें देखने को मिले, जिससे हमें बताता है कि वहां पे ट्रेडिंग बड़ी मशहूर थी, क्योंकि ट्रेडर्स ही रखते हैं, जो कि तोलने वाला कौन होगा? जो कि कोई सामान बेचता होगा, और बेचेगा किसको? जो कोई आएगा लेने। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ट्रेडिंग होती थी, तो इकोनॉमिकल सेंटर था एक। थर्ड आता है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे देखें? तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है सिटी प्लानिंग इतनी बढ़िया थी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वाटर, ये क्या है? हमारे वाटर बाथ है, बिग वाटर बाथ, जैसे हमारी गंगा होती है ना, वहां पे घाट बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े हमारे बाथ थे, जिसमें लोग आके नहाते थे, और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज होता था। तो यहाँ पर लेकिन ये जो बाथ थे इतने क्लीन थे, इनमें ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था, मतलब अभी के शहरों में नहीं मिलता इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम, और उस समय था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रीट्स जो थी, बढ़िया स्ट्रीट्स थी, है ना, गलियां जिन्हें बोलते हैं, गलियां भी बहुत अच्छी थी, बहुत साफ सुथरा था वो इलाका।
तो ये हमें बताता है कि मोहनजोदारो कितनी प्लैंड सिटी थी, कितना लोगों ने ध्यान देके उसे बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं ये इतना बढ़िया तरीके से सिटी डेवलप करी थी उस समय। यहाँ पर जो एक सिस्टम भी बनाया गया जहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर को ड्रेन करा जाता था। तो बताइए कितना बढ़िया सिस्टम है। कहाँ मिलता है हमें? हमारे एंशियंट हेरिटेज में पता चलता है। जब हम लोग एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा इतना रिच पास्ट रहा है। सेकंड है हमारे क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स कैसे पता चलेंगे? हमें पॉटरी मिली, कई स्टैचूज मिले जो कि हमें बताते हैं। एक आप लोगों ने सुना भी होगा डांसिंग डॉल भी मिली थी, जिसे हम ब्रॉन्ज गर्ल भी बोलते हैं, तो वो भी मिली थी। ऐसे कई हमारी चीजें मिली जिससे हमें पता चलता है कि वहां की क्राफ्ट्समैनशिप भी कितनी बढ़िया थी। हमें सील्स मिली, हमें पता चला कि वहां के लोग, उस समय के लोग भी रिकॉर्ड्स रखते थे और एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। अब बात कर लेते हैं हम वैदिक सिविलाइजेशन की, जो कि 1500 से लेके 600 बीसी तक रही। इसमें सबसे पहला आता हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या देखा? कई तरह की क्रॉप्स हमारी उगाई जाने लगी जो जनरल थी, जैसे कि राइस, मिलेट, और भी हमारी जैसे कि बार्ले, व्हीट हो गया, ये भी उगाई जाती थी। साथ में आपके लैंड के बेसिस पे ही आप क्रॉप उगाएं, ये बात हमारी वैदिक सिविलाइजेशन में देखने को मिली कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जा रही हैं बेस्ड ऑन द लैंड टाइप। ये नहीं है कि अगर वीट है तो सिर्फ वीट उगाना है, आपका लैंड जैसा भी है आप उस तरह की क्रॉप्स उगाएं। हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है ये बताते हैं कि फार्मिंग रिचुअल्स हुआ करते थे, जैसे यज्ञ वगैरह। यज्ञ में हम लोग देखते हैं, अभी भी करते हैं, जिसमें हम लोग एक कॉपर का पिरामिड मतलब हमारा रहता है, उसमें हम लोग काउ डंग और घी से यज्ञ करते थे। अगर हम फार्मिंग रिचुअल्स की बात करें कुछ, तो जैसे कि अगर हमें सोइंग करनी होती थी, तो टेक्स्ट में लिखा है कि अगर आपको सोइंग करनी है तो आप एक तो मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद आप नहाएं और उसके बाद तभी सोइंग करने जाएं। ठीक है। और भी जैसे कि अगर आपको सीड लगाना है तो उसके साथ आप वाटर, है ना, सीड के साथ वाटर प्लस मिल्क, थोड़ा सा दूध, और उसके ऊपर घास आप लगा दें, थोड़ी सी लगा दें, और जैसे ही वो जर्मिनेट करे थोड़ा सा सीड, तो वो घास जो है उसे हटा दें। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स हमारे टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे वैदिक पीरियड में भी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे एनिमल जैसे कि काउ, बफेलो, ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे। हॉर्सेस, शीप्स, गोट्स, इनको भी हमारा यूज किया जाता था फॉर द फार्मिंग एंड ट्रेवल पर्पसेस। अब आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट फेज पे। तो विलेजेस डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, लोग आके एक जगह पे रुकने लग गए थे और फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी वहां पर। तो होता क्या था यहाँ पर, उस समय जब सेटलमेंट हो जाता है, एक साथ लोग मिल बांट के कम्युनिटी में रहते थे। तो वैदिक पीरियड में हम देखने को मिलता है कि लोग एक साथ शेयर्ड लैंड पे, मतलब एक साथ अपने अपने लैंड, उनका कुछ नहीं होता था, शेयर्ड लैंड पे एक साथ मिल बांट के हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते थे। फार्मिंग करते थे, प्रैक्टिसेस क्या, फार्मिंग करते थे, प्लांट करते थे, हार्वेस्ट करते थे टुगेदर। सी द वर्ड टुगेदर। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे पास स्मॉल और मार्जिनल लैंड्स हैं। ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल लैंड्स हैं, तो हम जो भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस करवाना चाहते हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल हम ट्रैक्टर से प्लांटेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, तब इतने छोटे से लैंड के लिए, 1 एकड़ एरिया के लिए कोई इतना बड़ा इम्प्लीमेंट तो लाके बनवाएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी, उनको प्रॉफिट भी तो निकालना है उस खेती से, तो कोई ये चीज नहीं करता। तभी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि लोग अपने एक साथ जो है लैंड पे क्रॉपिंग करते हैं एक जगह पे। तो होता क्या है, सेम वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखो कितना ऐसा लग रहा है कि नया है, जबकि कितना पुराना वैदिक पीरियड में लोग कर रहे थे। शेयर्ड लैंड पे क्रॉपिंग करना, एक ही क्रॉप को उगाना, मतलब उस एरिया में, और उसकी एक साथ हार्वेस्टिंग करना। अब तो सबके अलग अलग प्लॉट है। अगर आप देखो कि सब एक जगह के, अगर लोकल एक विलेज है तो उसमें अगर सारे लोग मिल बांट के अगर क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दे तो कितना बेनिफिशियल होगा पूरे एरिया में, पर पर्सन प्रॉफिट बढ़ जाता है। वो टूल्स यूज करके लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं अपनी काफी हद तक। तो यही फायदा होता है कि हम देख सकते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन, इसीलिए एग्रीकल्चर हेरिटेज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमें पता चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन में लोग तो एक साथ खेती कर रहे थे। टूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमें टूल्स देखने को मिलते हैं वो बड़े
वही नए तरीके के होते हैं, प्लो वगैरह यूज करते हैं। और उनको ये भी पता था कि उनको अपनी सॉइल को बेहतर बनाना है, जैसे कि वाटर लॉग और सलाइन कंडीशन आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि काउ डंग जो है बड़ा ही अच्छी चीज है। हम लोग जब काउ डंग यूज करते हैं, जो कि आज कॉन्सेप्ट है FYM, है ना, ऑर्गेनिक मैटर, तो उस समय हमारा काउ डंग का यूज करने लगे थे लोग टू मेक द सॉइल बेटर। तो सी हाउ मच सिविलाइज्ड दे वर। सो अब देखते हैं कि प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर में कितना रेलेवेंट है जो भी अब तक हमने पढ़ा। तो सबसे बिग लेसन हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबिलिटी लेसन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा हमारा वाटर यूज कितना एफिशिएंटली यूज होता था, कैनाल सिस्टम कितना वाइजली वाटर हमारे यूज होता था, वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है, वेस्ट वाटर अलग निकालते थे। हम लोग सस्टेनेबिलिटी में यही तो बात कर रहे हैं कि आप यूज करें रिसोर्स लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें। डाइवर्स फार्मिंग, ये नहीं है एक ही सिंगल मोनोकल्चर करे जा रहे हैं। इवन वैदिक पीरियड में तो क्रॉप रोटेशन की भी बात करी गई है, प्रमोट करी गई है, बोला गया है कि सॉइल के लिए बेहतर होता है क्रॉप रोटेशन। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है कि डाइवर्स फार्मिंग मतलब तरह तरह की क्रॉप उगाएं ताकि सॉइल आपकी हेल्दी रहे। थर्ड आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, काउ डंग का यूज करें टू मेक द सॉइल बेटर। केमिकल्स का तो करना ही नहीं चाहिए। एक तो प्लांट मतलब जो आप क्रॉप उगा रहे हैं उसको तो हार्म करता ही करता है, इवन सॉइल को भी हार्म करता है, और सॉइल में अंदर जो बेनिफिशियल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी हार्म करता है। सेकंड आता है हमारा कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। आप देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारे वैल्यूज और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके हमारी नेक्स्ट जनरेशन में लाया गया, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। सेकंड आता है एनवायरमेंट, हमारा प्रोटेक्शन। आप लोगों ने देखा एक में भी हार्म नहीं हो रहा है एनवायरमेंट को। सिविलाइजेशन हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई, ब्रिक्स का यूज हुआ, और वो किससे बनी थी, सॉइल से ही बनी थी। लेकिन अभी जो है हम लोग सीमेंट लगा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो सीपेज को रोकता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते थे। इवन द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स वर नॉट सो मच बैक देन, और उनको भी अगर होती थी तो कितने अच्छी तरह मैनेज करके रखा हुआ था। ज्यादा बारिश पड़ जाए तो बेटर ड्रेनेज है। सो ये सब चीजें सीखने की होती हैं। थर्ड आता है हमारे चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या, सबसे पहला आता है हमारा चेंज। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंज एंड चेंज इज कॉन्स्टेंट। आजकल के फार्मर्स आप देखेंगे वो नए प्रॉब्लम्स जब आती हैं लेकिन तरीके वही अपनाते हैं जो पुराने थे, और देखते हैं बोलते हैं फिर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अब तो खेती में कोई पैसा रखा है, कुछ नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते जैसे पास्ट के लोग कि नया पीरियड में आप देख रहे हैं नए नए पीरियड आते जा रहे हैं, पीलियोलिथिक से मीजोलिथिक आ गए, फिर इंडस वैली में आप देखिए, फिर आपका हमारा आ जाता है वैदिक पीरियड। तो ये कितना यहाँ पे कितने लोगों ने कितनी नई टेक्निक्स को डेवलप करके अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया, लेकिन हम अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। तो हमें सीखना चाहिए, हमें नई चीजों को अपनाना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के संग बदलती चीजें भी जरूरी हैं। सेकंड आता है हमारा कम्युनिटी, चैलेंज है एक तरह से, क्योंकि लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड वेज हेल्प अस टू वर्क टुगेदर। आप लोगों ने देखा वैदिक पीरियड में लोग शेयर करते थे अपना लैंड शेयर करके खेती करते थे, अब कितने लोग कर रहे हैं आप खुद बताइए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर लोग समझ पाए, कुछ सीख पाए अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशनल से, अपने वैल्यूज से। यही था हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज में, जिसमें हमने बोला था कि वैल्यूज, एग्रीकल्चर वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर वैल्यू, जहाँ पे हम हार्म नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंट को ना। चैलेंज जो है, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उन्हें फेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट चेंज कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, विच इज वेरी नेसेसरी इन द टूडेज एग्रीकल्चर फील्ड। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का, ये जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइवलीहुड और जीडीपी की, तो एग्रीकल्चर एक तो मोर देन 50% इंडिया की पॉपुलेशन को संभालता है और जीडीपी में 13% का कंट्रीब्यूशन रखता है। सेकंड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे फार्मर्स की परचेजिंग पावर को बनाता है। अगर फार्मिंग अच्छी हुई, एग्रीकल्चर मतलब जब हमारी खेती बढ़िया हुई, ठीक है, फार्मर की खेती बढ़िया हुई तो पैसा आएगा, पैसे से क्या आएगा, परचेजिंग पावर आएगी, परचेजिंग पावर से वो नए टूल्स खरीदेगा, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या है, परचेजिंग पावर से वो अपने आप
अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को भी बढ़ा सकता है। रूरल डिमांड समझना, क्या मार्केट की डिमांड है, और एक स्टेबलाइज इकोनॉमिक प्लान बनाना। जैसे ये नहीं है कि हम लोग जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। हमारा जब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज रहते हैं तो हम लोग प्लानिंग कर पाते हैं प्रॉपर। थर्ड आता है हमारा ट्रेड एंड स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है डोमिनेट करते हैं इंटरनल ट्रेड में, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट की बात आती है थोड़ा सा हम लैक करते हैं, राइट। इम्पैक्ट करता है पुअर्टी लेवल को भी। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं बढ़िया रहेंगे हमारे, ज्यादा इंडिया के अंदर हमारे ज्यादा हर किसी के तबके लोगों को मिलेगा, तो जो है पुअर्टी लेवल्स भी हमारे कम होंगे। इन्फ्लेशन, जो कि प्राइस बढ़ जाता है हमारे कमोडिटीज का, वो भी कम रहेगा। वेजेस, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, प्लस अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। वेजेस, दिहाड़ी भी मिलेगी। वेजेस मतलब दिहाड़ी, लेबर को जो देते हैं, ठीक है, तो वो भी हम ज्यादा दे पाएंगे। एलाइड सेक्टर, जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डेयरी इंडस्ट्री होगी, फिशरीज हो गई। तो जब हम इनको एक साथ लाते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देखें तो बेटर हो सकती है एग्रीकल्चर की। ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लांट, सॉइल की हेल्थ और इंडस्ट्रियल इनपुट्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो काफी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए इन चीजों से। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी इम्पोर्टेंट है। So that's all for the today's lecture. Thanks for watching and have a nice day.